शुभम भवतु मंगलम। हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और पद परिचय में हम जिसके बारे में हमें पद के परिचय देते वक्त जानकारी देनी होती है उन विषयों का ज्ञान कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि संज्ञा किस प्रकार जो है संज्ञा होती है, संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा किसे वो कहते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम जो है पद परिचय करते वक्त संज्ञा के किस भेद को हम वर्णित करेंगे, बताएंगे। संज्ञा के बारे में लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध ये बताना होता है। तब सर्वनाम में आ गए। सर्वनाम में क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, हम, ये, वे, तुम, आप किसी के नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं, वे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद में से हम फर्स्ट भेद पे जाते हैं। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम वैसे पुरुषवाचक कौन होता है? जो मैं, अपने लिए, हम, तुम, ये, वे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो पुरुष, नारी, व्यक्ति विशेष के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक होते हैं। कौन से? जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे। व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? पुरुषवाचक होते हैं, आदि होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक है इसलिए इसमें पुरुष होते हैं। आपने संस्कृत में भी पढ़ा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो भेद है, 3 भेद होते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हमें रिवीजन हो जाए कि क्या क्या होते हैं, क्योंकि ध्यान आ जाए कि पुरुष कौन से होते हैं। तो एक होता है, उनकी पहचान भी लिख देंगे साथ साथ में, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? अपने लिए प्रयोग होता है। मैं, हम के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। सॉरी, मध्यम पुरुष होता है तुम सब के लिए प्रयोग होता है और आप के लिए प्रयोग होता है, आप सब। इसके बाद आता है अन्य पुरुष, जो संस्कृत में प्रथम पुरुष माना जाता है, वह यहाँ हिंदी में अन्य पुरुष कहा जाता है। तो अन्य पुरुष में क्या होता है? वह या वे, वह, वे। तो उत्तम पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन होता है? मैं या हम होता है। फिर हमारे जो आसपास बैठे हैं, तुम, आप, वो क्या है? मध्यम पुरुष। जो हमसे दूर हैं, वह, वे यानी ज्यादा दूर पड़ते हैं, वह, वे यानी दूर से संबोधित किया जाता है, उसके वो कौन से होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यदि मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उनका आदि आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए बताए गए हैं। और फिर क्या है कि अब ये बताए गए हैं तो अब हमें देखना है कि मैं, हम के लिए प्रयोग हुआ तो वो उत्तम पुरुष हुआ है, तुम, आपके लिए प्रयोग हुआ, तुम सबके, आप सब हुआ है, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष वह, वे सब आदि के लिए प्रयोग होता है, तो ये क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, तुम सब या आप सब। यानी चाहे वो वाक्य एक के लिए प्रयोग हो, चाहे वो कईयों के लिए प्रयोग हो, हम सब, तो वहां पर जो है हम या हम सब जो है वो होता है, यानी वो उत्तम पुरुष होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमने समझ लिया। इसके बाद हम जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पे। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, निश्चित रूप से इसी के लिए। यह, ये, वह, वे यानी वे वस्तु के आगे जो है इनका
बता दिया जाता है कि निश्चित रूप से यही चीज लानी है, ये उठा कर लो, ये किताब लाओ, वे जो है रखी हुई वस्तुएं आदि के लिए प्रयोग होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक निश्चित नहीं होता, बड़े आसान सा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कोई चीज ले आओ, कुछ सामान ले आओ, कुछ, तो ये क्या है, अनिश्चय होता है। निश्चित नहीं कि कोई वहां कोई खड़ा है, तो कोई वहां है, तो कोई है तो कोई का पता नहीं कौन है, तो इसका मतलब अनिश्चयवाचक है। सॉरी, मैंने अनिश्चय लिख दिया था, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हम फोर्थ में जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी बड़ा आसान होता है। क्वेश्चन के जो वाचक शब्द होते हैं, जिन शब्दों से प्रश्न बनता है, तो वो क्या होते हैं, एक तो क्या ही होता है, एक कौन, कब, कैसे, किसे, किसको, ये होते हैं बस। एक और होता है, कब आ गया, चलो किसको, आदि होते हैं। ये प्रश्नवाचक जो होते हैं, और इनके कारण जो है वाक्य के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाता है, तो इसलिए हमें पता लग जाता है कि क्या कौन, इनके नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब ये पुल्लिंग है या कौन से पुरुष के हैं, स्त्रीलिंग है, कारक कौन सा है, और क्रिया के ये क्या है, तो वो सब बाद में बताना होता है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आ जाता है पांचवा भेद सर्वनाम का, जो हमारा क्या है, संबंधवाचक, सॉरी, संबंधवाचक, संख्यावाचक विशेषण होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये भी आसान है, ये कुछ कॉमन शब्द हैं, जिसकी, काके की होता है वैसे प्रयोग, उसकी या उसका, जिसका, और प्रयोग होता है उनकी, इनकी शब्द वैसे सामान्य भाषा में प्रयोग होता है, तो इसको रहने दो। इसकी ही प्रयोग होता है उसकी जगह पर। जो प्रयोग होता है जो, जैसा या जैसी, वैसी, ये भी शब्द प्रयोग होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में, तो ये याद करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, जो संबंध जोड़ते हैं किसी एक व्यक्ति या वस्तु के साथ दूसरी वस्तु या व्यक्ति का, बाकी कॉमन शब्द हैं, इनसे हमें पता लग जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, वैसे पुरुषवाचक और निजवाचक में थोड़ा सा अंतर है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप, तुम, आप सब, या मैं, हम सब, या वह, वे सब आदि प्रयोग होते हैं, तो यहाँ खुद, स्वयं होता अपने लिए ही है, खुद, स्वयं, अपने आप, अपने आप, और स्वतः, स्वतः का अर्थ भी अपने आप होता है। ये दोनों शब्द एक साथ ही आएंगे, अपने आप। वो आप सब वाला नहीं रहेगा, आप या आप सब वाला, स्वतः, और बस ज्यादातर यही शब्द हैं, यही सब प्रयोग होते हैं निजवाचक सर्वनाम में। खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः, ये सब प्रयोग होते हैं। तो इनसे हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द है, क्योंकि नाम नहीं आया तो ये सर्वनाम है। खुद, स्वयं, अपने आप या स्वतः आ गया तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ये था सर्वनाम, जो शॉर्टली हमें एक बार वर्णन करना था, ताकि, क्योंकि ये चैप्टर के अंतर्गत ये दे नहीं रखें, क्योंकि इनका ज्ञान, पूर्व ज्ञान होना चाहिए हमें, लेकिन मैंने फिर भी शॉर्टली जो है इनको अलग अलग करके आपके सामने रखा है, ताकि आप सब इनको समझ जाओ, क्योंकि ये चैप्टर शुरू होने से पहले हमें इनका ज्ञान जरूरी है। विशेषण, विशेषण शब्द से हमें पता चलता है कि विशेष यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताना क्या होता है, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना क्या होता है, विशेषण होता है। ऐसे परिभाषा लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, फिर भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिस शब्द से बताई जाती है
जाती है वह विशेषण होता है, वह विशेषण होता है। तो जैसे विशेषण शब्द आसान होते हैं, जैसे मीठा, फीका, सुंदर, परिश्रमी व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, वो परिश्रमी है। महान, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में भी हमने विशेषण शब्द पढ़े थे, तो आदि जो है बाकी हम उदाहरणों में देख लेंगे। ये तो एक बार समझाने के लिए है कि कैसे होता है विशेषण शब्द, कैसे होते हैं। अब विशेषण के पहले भेद जान लेते हैं। भेद कितने हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला भेद है गुणवाचक, किसी के गुणों का। काला, भूरा, गोरा, काला, सुंदर, अच्छा, बुरा, ये गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना, सॉरी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण होता है, किसी चीज की संख्या बताना, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। हमने बहुब्रीहि समास में भी पढ़ा था कि संख्यावाचक विशेषण जो है किस प्रकार बहुब्रीहि समास में, ना द्विगु समास में पढ़ा था। तो संख्यावाचक विशेषण होता है, ये 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप। और तीसरा जो है हमारा वो है परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा भेद हमारा रह गया सार्वनामिक। यदि सर्वनाम शब्द को भी विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पहला चलते हैं हम गुणवाचक विशेषण पर। गुणवाचक विशेषण अर्थात गुणवाचक विशेषण क्या है कि गुणों का बारे में बताना, किसी के गुण का बखान करना। कैसे होते हैं? जैसे काला होता है, गोरा होता है, सुंदर होता है। तो ये सुंदर, जैसे काला व्यक्ति, गोरा व्यक्ति का किसी रंग, किसी वस्तु, व्यक्ति का रंग बताना, तो ये सब क्या, उसके गुण बताना, ये सारे क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण पे जैसे मीठा दे दिया था हमने, रंगीन, किसी चीज का रंग भरा हो, हवादार, कोई चीज जैसे गुसलखाना आदि जो है हवादार होते हैं तो उसकी विशेषता है। मौसमी फल की विशेषता है। बहुत सारी चीजें हैं। ठंडा, गर्म, पानी आदि की विशेषता। ठंडा, गर्म, उष्ण, उष्ण का अर्थ भी गर्म ही होता है, तो उष्ण शब्द प्रयोग यानी विशेषता बताना। विशाल, बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए विशाल शब्द का प्रयोग होता है, तो विशेषता है उसकी। निपुण है, कोई व्यक्ति निपुण है या फिर वह निपुण नहीं है। आलसी आदि जो है इस क्या है, जब किसी की विशेषता विशेषण में रंग में बताई जाती है, सुंदरता में बताई जाती है, अच्छा बुरा भला क्या कहा जाता है उसको, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा जाते हैं हम इसमें विशेषण में संख्यावाचक में। जब किसी की संख्या बता दी जाए क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण क्या, संख्याएं हैं सारी की सारी। इसमें क्या है? इसमें वैसे 2 होते हैं, वैसे तो निश्चित, अनिश्चित। जिसमें निश्चित संख्या बता दी जाए वो निश्चित संख्यावाचक, और जिसमें का पता ही ना चले कि कितनी संख्या थी वो अनिश्चित हो जाएगा। तो इसके 2 रूप होते हैं, क्योंकि जब संख्या आ गई तो निश्चित भी होता है, निश्चित संख्या हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या बताना, तो जैसे 10 संख्या बता दी किसी की, 5 बता दी, संख्याएं जितनी भी हैं, 14 है, 15 जो भी है, चौथा, पांचवा जो भी बता दिया, पांचवा, दोनों, तीनों जो भी है, ये कोई मुश्किल नहीं है, दोनों, तीनों। और इसमें प्रत्येक शब्द भी भले ही ऐसा लगता है जैसे अनिश्चित है, लेकिन एक एक
यानी संख्या बताता है प्रत्येक भी। तो बहुत सारी संख्याएं ही क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। जब निश्चित रूप से संख्या बता दी जाए तो संख्यावाचक विशेषण होता है किसी चीज के। 10 घोड़े, 15 व्यक्ति, तो इस प्रकार की जो बता दी जाए। अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक जिसकी संख्या का ही नहीं पता हमें, तो जैसे कुछ सामान, कई व्यक्ति, अनेक पुरुष या अनेक घोड़े, बहुत सारा सामान। तो ये जो है बहुत से के साथ आदि प्रयोग हो जाता है इसके साथ। तो ये क्या है, अनिश्चित संख्या, यानी संख्या का नहीं पता है, कुछ कई अनेक लगा रखे हैं, तो वहां पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आगे कोई व्यक्ति या वस्तु होंगे तो उनकी विशेषता बता रहे होते हैं, तभी ये विशेषण होते हैं। और विशेषण होते हैं तो क्या ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं जो अनिश्चित में प्रयोग होते हैं। अब तीसरे पे आ जाते हैं हम। तो तीसरा है हमारा परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, माप तोल बताना, परिमाण बताना। तो माप तोल के हम परिमाणवाचक में भी, इसमें भी दो ही है कि निश्चित भी बताया जा सकता है, अनिश्चित भी बताया जा सकता है। माप तोल यानी कुछ जल ले आओ, कुछ दूध ले आओ, तो इस प्रकार जो है निश्चित भी होता है। 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध, तो निश्चित होता है। कुछ ले आना, ये भी मिलता जुलता ही होता है, लेकिन ये लीटर मीटर में जो है, माप तोल में किलोमीटर में, इसमें माप तोल कैसे करते हैं आपको पता है, किलो में, ग्राम में, इस प्रकार माप तोल करते हैं। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, माप तोल, माप तोल में होता है ये। तो ये ध्यान रखना है। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 1 मीटर, 1 लीटर या 2 लीटर जो भी है, संख्या यहाँ भी बताई गई है, लेकिन यहाँ दूध की संख्या नहीं होती है, वो लीटर या मीटर में मापा जाता है, तो इसलिए यहाँ परिमाप में होता है। 1 दर्जन, मापने का है, ये भी परिमाप में आता है। 2 किलो, 2 किलो, 10 किलो, कितना भी हो सकता है। 4 किलोमीटर, आदि जो है मीटर, किलोमीटर आदि में परिमाप में जब प्रयोग किए जाते हैं। ग्राम, 10 ग्राम आदि प्रयोग में किया जाता है, ग्राम में प्रयोग किया जाता है। मिलीमीटर में, मिलीलीटर में प्रयोग किया जाता है, लीटर में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है किसी चीज को माप तोल करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो निश्चित परिमाण होता है। जब निश्चित बता दी जाए कि कितना है, माप तोल कितना है, और अनिश्चित पता ही ना हो कि माप तोल कितना है। परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित में जैसे कम दूध, कम पानी आदि जो है कम प्रयोग किया जाता है, वहां पर पता नहीं कितना है, यानी थोड़ा। ये भी माप में जब प्रयोग किया जाए, कुछ शब्द को माप में प्रयोग किया जाएगा, तब यदि संख्या में प्रयोग किया जाए तो वो अलग है। कुछ पानी ले आओ, कुछ दूध, कुछ नमक डाल दो, इस प्रकार जो है माप तोल की बात की जाए। अधिक मत पानी आदि, दूध आदि लीटर मीटर के लिए प्रयोग करना, दूरी के लिए प्रयोग करना, तो उसी हिसाब से आएंगे ये। तनिक सा देना, तनिक मीन्स थोड़ा सा, तो वही है, जरा सा प्रयोग किया जा सकता है, आदि जो है माप तोल में प्रयोग होते हैं। तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब नेक्स्ट पे, 4th पे पहुंचते हैं, जो हमारा लास्ट है विशेषण, तो वो है सार्वनामिक। सर्वनाम और जो शब्द होते हैं उन्हीं को यदि विशेषण में प्रयोग किया जाता है, जब किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्द को, यह वह वे को, तो सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह होता है, लेकिन मैं बता दूं, जैसे यह घर, ये छात्र, ये छात्र, छात्रों की विशेषता क्या है, ये छात्र हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। तो उसी रूप में ये प्रयोग किया गया है। ये छात्र है, वह व्यक्ति है,
वैसे वह व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की विशेषता बतानी है। वे कुर्सियां हैं, कुर्सियों की विशेषता क्या है, वे कुर्सी, उन कुर्सियों के बारे में बताया गया है, तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण होता है। इसके बाद हम जो है सर्वनाम से निकल गए हैं। अब हम आते हैं क्रिया पर, क्योंकि हमारा जो चौथा पड़ाव है वो है क्रिया। क्रिया के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जो है क्रिया के बारे में, पहचान के बारे में बता पाएंगे। तो क्रिया क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए, या कह सकते हैं जिस, पता ही है वैसे भी हमें क्रिया की परिभाषा, तो जिस शब्द से कार्य के करने या होने का पता चले, किसी कार्य का करने या होने का पता चले, वो क्या होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया होती है। जैसे इसके उदाहरण तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं। चलना, फिरना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रियाएं। फिरना, हंसना, गाना, रोना, सोना, आना जाना, सब जो है आदि, सब आपको सभी क्रियाओं का पता है। पढ़ना, लिखना, ये सब सारी क्रियाएं। अब क्रिया में धातु होती है, उसके बारे में फिर वेद में जाएंगे, धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्योंकि क्रिया की धातु बतानी होती है कि ये इस क्रिया में धातु कौन सी है। तो जैसे आसान सा होता है, जैसे पढ़ना में पढ़ धातु है, पढ़ना, पढ़ धातु। लिखना में लिख धातु, गाना में गा धातु, सोना में सो धातु, क्योंकि सो से ही प्रयोग हुआ है सोना, सो जाओ, तो सो धातु है। तो इस प्रकार हंसना, लिखना, पढ़ना, हंसना में हंस धातु है। तो जो भी है, हम सबको पता है कि ना आदि जो है प्रत्यय लग के जो है ये शब्द बने हैं। हंसना में हंस धातु है, हंसो तो हंस धातु है। तो ये क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो गाना का गा, रोना का रो, सोना को सो, और कूदना का कूद, या उछलना का उछल, और बैठना का बैठ आदि, लेना का ले, देना का दे, जोड़ना का जोड़, तोड़ना का तोड़, बनाना जो है बन धातु से ये सब जो है बने होते हैं। कोई मुश्किल नहीं होता। तो धातु को क्रिया से अलग करना, तो मूल रूप ही जो है क्रिया का वो धातु कहलाता है। क्रिया के भेद पर आते हैं। क्रिया के क्या हो रहा है, क्रिया के भेद मुख्य रूप से यदि अर्थ के आधार पर करें तो क्रिया के दो भेद, जो आपने ज्यादातर पता होना चाहिए बस। कर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। पहली कर्मक क्रिया,
जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं होता या जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हंसना में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती, हंसना सीधा हंसने लग जाता है आदमी। रोना में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। भागना कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। दौड़ना कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्रियाएं क्या है? अकर्मक हैं। कूदना है, सोना है, उछलना है, चलना है, ये कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे वैसे ही होते हैं, बिना कर्म के ही चलती हैं क्रियाएं। बैठना, उठना, ये सब जो है क्या है? ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। अब आता है दूसरा सकर्मक, यानी जो क्रियाएं बिना कर्म के पूरी नहीं हो सकती, बिना कुछ करे पूरी नहीं हो सकती। जैसे पढ़ना, तो किताब पढ़नी पड़ेगी तो ही पढ़ाई होगी, तो इसका मतलब कर्म करना पड़ेगा। पढ़ना है, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, सकर्मक क्रिया। इनकी सबके परिभाषाएं लिखना है, लिखना पूरी व्याकरण एक साथ हो जाएगी तो ये शॉर्टली ही समझाया जाएगा, क्योंकि पद परिचय जो है और 4 नंबर का एक चैप्टर है। अब सभी के बारे में एक एक परिभाषाएं लिखने लग गए और सभी की पूरी पूरी विशेषताएं लिखने लग गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये कहने का मतलब 5 चैप्टर जो है एक साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए आपको ये शॉर्टली समझना है, और यदि इनके बारे में नहीं समझ में आता तो सर्वनाम यूट्यूब पे सर्च करो, सर्वनाम जो है अलग से समझो, संज्ञा अलग से समझो, तो समझना अलग से जरूरी है। लेकिन यहाँ जो है जितना जरूरी है हमें, हम उतना ही बताया जाएगा। पढ़ना, लिखना, कुछ लिखा जाएगा तो कर्म होगा। खाना, भोजन खाया जाएगा तो कर्म हो जाएगा। पीना, पानी कर्म हो जाएगा, पानी पीना या दूध पीना वो हमारे कर्म हो जाएंगे। कोई बनाना, कोई चीज बनाई जा रही है, बुनी जा रही है, बुनना हो रहा है। लेना, कोई वस्तु दी जाएगी, देना, कोई चीज दी जाएगी या ली जाएगी। जोड़ना, किसी चीज को जोड़ा जाएगा, तो तोड़ना, किसी चीज को तोड़ा जाएगा। तो इन सब में क्या होंगे? कर्म होंगे आदि जो है ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो जबकि चलना फिरना, कूदना, दौड़ना, भागना, खेलना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। जबकि जब पढ़ना, लिखना, खाना पीना, बनाना, बनना या लेना देना होगा, जोड़ना होगा, तोड़ना होगा, किसी वस्तु के लिए यदि क्रियाएं प्रयोग की गई हैं, जिसके वैसे वाक्य से पता लग जाएगा वाक्य में कर्म है तो सकर्मक क्रिया है, कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो अकर्मक क्रिया है। तो वाक्य से ही पता लग जाता है। वैसे जब उदाहरण आएंगे तो आपको वो वहां भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार जो अकर्मक सकर्मक क्रिया का प्रयोग जो यहाँ पर होता है। अब हम चलते हैं अव्यय पे। लेकिन ये प्रकरण जो है मैं विशेष रखना चाहता हूँ ताकि इसको फिर समझाया, आपको जो है यहाँ तक समझ में आ जाए, फिर अव्यय पे जाया जाए। तो इससे अच्छा है आप जो है आज यहाँ तक रखें, क्योंकि आप जो है सर्वनाम के बारे में और क्रिया के बारे में जो पढ़ेंगे और उनके प्रत्येक भेद या गुण जो है सब आपको देखने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ तक ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन हम अव्यय की परिभाषा और भेद यहाँ तक जरूर जाएंगे। अव्यय क्या है पहले ये तो बात करें। 2 शब्द होते हैं, 2 तरह के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं विकारी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, ये सारी क्या थे? विकारी थे। अर्थात ये ऐसे शब्द थे जिनमें विकार पैदा होता है, बदलते हैं। जैसे पढ़ना का पढ़ भी होता है, पढ़ना भी होता है, पढ़ोगे भी होता है, तो ये बदल जाते हैं शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं अविकारी शब्द, जिन पे किसी संज्ञा, लिंग, किसी प्रकार के वचन का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सारे के सारे अविकारी शब्द होते हैं। अर्थात जिनमें विकार पैदा होता है, जो बदल जाते हैं लिंग वचन कारक के अनुसार, वो विकारी शब्द होते हैं। विकार पैदा होता है, बदलाव होता है। और जिनमें कोई बदलाव नहीं होता वो सारे शब्द क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, पर, परंतु, वाक्य कैसी भी, किसी भी वचन का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी कारक का हो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारे जैसे यहाँ, वहाँ,
धीरे, अचानक, भलीभांति, अभी, पुनः, ये शब्द लेकिन, पर, परंतु, अथवा, अन्यथा, क्योंकि, ये सारे क्या हैं? अव्यय शब्द हैं जो अविकारी शब्द बोले जाते हैं। परिभाषा भी लिख देते हैं शॉर्टली, जैसे मैंने समझा दिया। यहाँ तो क्यों हो रहेंगे? अच्छा, तो ये होते हैं अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अव्यय शब्द होते हैं। जैसे धीरे, धीरे, यथा, मैंने बताया था बहुत सारे हैं, परंतु, क्योंकि अभी सभी आएंगे तो अभी ये शॉर्टली जो है जैसे के लिए उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के भेद, अव्यय के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं अव्यय के। कौन कौन से भेद हैं? पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। पांचवा है हमारा निपात। पांचवा निपात। अव्यय और ढंग से हमने सीख लिए तो ये समझ लो कि हम पद परिचय करते वक्त कोई गलतियां नहीं होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे जो है हैवी चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक प्रकार से हम शॉर्टली व्याकरण जो है वो सारी समझ पाएंगे। तो इतना जरूरी है, क्योंकि 10th के बाद व्याकरण की क्या दशा है हिंदी कक्षाओं में, तो हम सबको समझते हैं आगे कि आगे इतना ज्ञान नहीं है व्याकरण का बड़ी कक्षाओं में कि आगे इलेक्टिव रूप से हिंदी लगती है 10th के बाद, तो वहां पर व्याकरण जो है न के बराबर है, बस निबंध पत्र आदि हो गए। तो यदि हम यहाँ तक सीख लेते हैं तो आगे हमें जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई जो जरूरी है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। तो पांचों चीजें व्याकरण की दूरी हैं, तो पांचों के बारे में हमें अच्छी तरह से जान लेना है। तो इसमें भेद किसमें है? बस मुख्य रूप से तो इसी में है, क्रिया विशेषण में ही है, जिसका जो पहला भेद, इसके भी हम जो है 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा है स्थानवाचक। जब स्थान की बात करें तो बड़े आसान है ये, अब इसको इनको देख के ये मत समझना कि ये कठिन है, अभी समझ में आएगा जब इनको समझाएंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया के साथ लगने वाले विशेषण शब्द होते हैं ये। कालवाचक,
क्रिया विशेषण, और फोर्थ है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये चार भेद और हैं। शॉर्टली बता देते हैं। रीति का अर्थ होता है नियमानुसार, जैसे धीरे धीरे, तेज दौड़ना, जल्दी जल्दी चलो, ये सब जो है चलने, दौड़ना, भागना, इनके लिए ज्यादातर प्रयोग होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, यानी क्रिया की विशेषता, जो लास्ट में क्रिया होती है वाक्य में, उसकी विशेषता बताने वाले यदि शब्द हैं तो वो क्या क्रिया विशेषण होता है। जैसे बाहर चले जाओ, चले जाना क्रिया है, कहाँ पर बाहर, तो स्थानवाचक हो गया। इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, इस दिशा में खड़े हो जाओ, यहाँ पर आओ, इधर आओ तो वहां जाओ, तो बाहर जाओ, अंदर आओ, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक, कब जाओगे, किस समय, 2 घंटे में आना, इस प्रकार जो समय का बोध, आना जाना आदि क्रियाओं के साथ समय का बोध है, तो वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण, मापतोल, वही मापतोल आपने पहले पढ़ा था, वही यदि क्रिया के साथ 2 किलोमीटर चलो, 2 लीटर दूध लाओ, इस प्रकार जो है लाना आना जाने की विशेषता क्या है, परिमाप में है, मापतोल में है, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तो ये विशेषण अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय हम जो है देखेंगे, तो जब संबंध बोधक के बारे में देखेंगे तो इसमें वैसे संबंध बोधक की पहचान क्या होती है, काके की होती है। तो यहाँ पर के पास, के जरिए, इस प्रकार के काके की प्रयोग जो है वो होते, के सामने, के साथ, की ओर, तो ये काके की ही प्रयोग होते हैं। तो के साथ, की ओर, के बारे, इस प्रकार प्रयोग होते हैं। ये काके की महत्वपूर्ण होता है उस शब्द के अनुसार, तो वहां पर क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक बहुत आसान है, सारे, अथवा, लेकिन, पर, परंतु, तथा, वा, एव, इसलिए, क्योंकि, ये सारे क्या है, वाक्य को जोड़ने वाले जो पद हैं वो सारे क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। विस्मयादि बोधक बहुत आसान होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, इसमें वैसे एक साइन, एक चिन्ह लगा होता है, वो उल्टा आई लगा होता है, जो हर्ष सूचक, शोक सूचक होता है, और जो घृणा सूचक होता है, हाय, हे राम, ओ है, हे भगवान, इस प्रकार के शब्द होते हैं। हा हा, हाय राम, ये क्या हुआ, तो ये सब क्या है, आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। बड़े आसान होते हैं, पहचान में तुरंत आ जाएंगे। आह, ओह, हे राम आदि प्रयोग होते हैं, और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, यानी वो चिन्ह लगा होता है जो हर्ष सूचक या शोक सूचक होता है, उल्टा आई लगा होता है, वही क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। निपात, वाक्य में किसी शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जैसे करना ही होगा, तो ही क्या है, निपात है। आप जब भी लौटेंगे, तो भी क्या है, निपात है। ये बड़े छोटे से शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये तुरंत पहचान में आ जाते हैं निपात के। तो हमें निपात का पता होना चाहिए कि निपात क्या होता है, तो वो वाक्य शब्द देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ये निपात है। तो ये तो मैंने शॉर्टली समझा, कल इनको उदाहरण सहित बड़े अच्छी तरह से आपको जो है अगली कक्षा में समझाया जाएगा। ओके, क्योंकि यदि अव्यय के बारे में समझाने लगे तो काफी बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो यहाँ तक, और फिर आप इतना काम जो है शायद ना कर पाओ, तो यहाँ तक आपको साफ साफ लिख लेना है इनको, फिर आगे और अच्छी प्रकार से इनको याद कर लेना है। ओके, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का कार्य यहीं समाप्त करते हैं।